हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आज हमारा जो है हम साइंस का चैप्टर साइंस पढ़ने वाले हैं क्लास 8। जिस चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो हम ये काफी बायोलॉजी का चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इट मींस हमारा जनरेशन या हमारी जो पीढ़ी है वो कैसे बनती है, कैसे हमारा जो है मतलब हम कैसे जन्म लेते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 8 का ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही मजेदार और कह सकते हो कि बहुत ही यूजफुल चैप्टर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। और इसके जो भी आपको पीडीएफ जो कंटेंट्स है वो आपको हमारे BS2 के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है, आप वहां से अवेल कर सकते हो और कोई क्वेरी वगैरह होगी तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो मीनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सा मोड है। और जिसमें पहला आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पहचानेंगे कि कौन कौन से होते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, कैसे एक जो है स्मॉल इनिशियल बेबी का निर्माण होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम विविपेरस ओविपेरस एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन जानवर जो है बच्चे देते हैं, कौन अंडे देते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो हम लास्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में भी क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जनन। इट मींस किसी चीज को जन्म देना या जनन, शुरुआत करना किसी चीज के। और इसको अगर आप तोड़ के स्प्लिट करके पढ़ो तो री का मतलब क्या होता है, दोबारा किसी चीज को रिक्रिएट करना, दोबारा बनाना। और प्रोडक्शन इट मींस किसी चीज को उत्पन्न करना, जैसे किसी फैक्ट्री में किसी चीज का प्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्ट किसी चीज को दोबारा बनाना। तो रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द सेम काइंड एंड परपेचुएटिंग द स्पीसीज। तो इसमें क्या है, एक ही समान काइंड के स्पीसीज को क्या करना, दोबारा से रिक्रिएट करना, बनाना, उत्पन्न करना। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज द एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। जो हमारी प्रजाति होती है, जो हम मनुष्य की प्रजाति है, अगर इसको हमें लॉन्ग टाइम चलाना है तो उसके लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। मान लीजिए क्या कहते हैं कि भाई ये हमारे वंश को बढ़ाएगा। इट मींस क्या, वो अपनी जनरेशन को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। इट मींस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का प्रोडक्शन, तो और उसको इंक्रीज करना ऑफ द कम्युनिटी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें हम जीव की प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब इसको एक सेम काइंड से अदर एक डेफिनेशन के थ्रू भी समझ सकते हो। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव प्राणी है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, वो अपने ही जैसे अपने संतान को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, टू न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। अब इंसान की जनरेशन में क्या हुआ, इंसान के बच्चे हो गए, है ना, लड़का लड़की। जानवरों की जनरेशन में जानवर, कुत्ते की जनरेशन में कुत्ते, है ना। मतलब क्या है, वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जनरेट करेंगे, सेम काइंड ऑफ स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करते हैं। समझ गए। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट मींस जनन के कितने प्रकार होते हैं, मतलब जनन किन किन तरीकों से होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और दूसरा कौन सा मोड होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन्स में होंगे, जानवरों में, एनिमल्स में होंगे, प्लांट्स में होंगे। तो रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल, इसमें इन दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहला कौन सा कैरेक्टर है, मेल, दूसरा कौन सा कैरेक्टर है, फीमेल। तो ये दोनों इंसेंशियल पार्ट है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो ठीक है, मेल एंड फीमेल जो है फ्यूजन करते हैं अपने जीमेट्स को, और उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब अगला इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है, क्योंकि इसका नाम ही जस्ट अपोजिट है इसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें
इसमें ना तो दोनों का साथ होना जरूरी नहीं है, कोई भी एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल एक ही पेरेंट्स होते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है उसमें दो होने चाहिए, मेल और फीमेल। तो इसमें हमारे को सबसे पहले क्या दे रखा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताया गया। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म्स डक्ट्स एंड पेनिस। इसमें क्या होगा कि एक स्पर्म डक्ट होगा, जो स्पर्म रिलीज होगा, यहाँ से कहां से रिलीज होगा, जो आपका टेस्टिस है वहां से क्या होगा, स्पर्म रिलीज होगा, क्रिएट होगा, और वो क्या करेगा, आपके दोनों टेस्टिस से रिलीज होगा, दोनों से क्या जुड़े होते हैं, आपके स्पर्म डक्ट जुड़े होते हैं, वो आपको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि दिखा रखा है, टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल जीमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट मींस जिसे हम मादा युग्मज भी बोलते हैं, गुण भी बोलेंगे। तो वो क्या करता है, मेल जो टेस्टिस होता है वो रिलीज करता है स्पर्म, जिसको हम मेल जीमेट्स बोलते हैं। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, लाखों जो है स्पर्म्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, किससे, टेस्टिस से। ये चीजें एक छोटे 1 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे, ठीक है, मतलब एमसीक्यूज में 1 मार्क्स में। तो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन अ साइज एंड ईच हैज हेड ऑफ अ मिडिल पीस एंड टेल। अब आपको मैं बता दूं, जो स्पर्म होता है हमारे ह्यूमन बीइंग का सबसे स्मॉलेस्ट, इट मींस सेल भी माना जाता है, रेड आरबीसी के बाद सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक आपके स्पर्म को भी फिगराइज किया गया। देखो ये रहा आपका स्पर्म, ये इसका टेल है, जैसे कि इसमें बताया गया था, एक हेड होता है सबसे ऊपरी भाग, ठीक है, और ये इसका सबसे निचला भाग है, लाइक अ स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सांप के जैसा। ठीक है, तो ये हेड स्ट्रक्चर हो गया, ये मिडिल पीस हो गया, जो एक तरीके से आपके कह सकते हैं इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, और ये इसका सबसे बॉटम भाग होता है, जिसे हम टेल भी कहते हैं। तो ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विच ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये यूजुअली क्या होते हैं, सिंगल सेल्यूलर्स होते हैं, ये भी याद रख सकते हो आप, पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में आपसे। अब आ गया मेल रिप्रोडक्टिव, हमने पढ़ लिया। अब आता है दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इट मींस मादा जनन तंत्र, क्या बोलते हैं इसको, फीमेल मतलब मादा, और इसको क्या बोलेंगे, जनन, और ऑर्गन मतलब अंग हो गया, तो मादा जनन अंग। ठीक है, अब देखिए ये फिगर आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि ये पेपर में एज अ नेमिंग आ जाता है, आपको या तो फिगर बना के आ जाता है, या कभी कभार आपसे बनाने के लिए भी कह देता है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए हमें याद रखना है, ये कुछ सिंपल ही है, एक आप एक ह्यूमन बॉडी की तरह बना दीजिए, 2 विंग्स की तरह। ये होता है यूट्रस, जो आपके पेट के जस्ट ऊपर ही होता है। ठीक है, तो ये होता है यूट्रस, जहां पर आपका एक बेबी जो है पनपता है, जन्म लेता है। ठीक है, और ये है जैसे कि मेल में क्या स्पर्म रिलीज होता है, वैसे ही फीमेल में क्या रिलीज होगा, ओवरी में ओवा रिलीज होता है, मतलब जिसको हम एग भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख के बताया गया, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर द पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे हमारे में टेस्टिस होते थे, तो यहाँ पर ओवरीज है, और ओविडक्ट होता है ये जो आपका उसको कैरी कर रहा है, कहां तक लेके जाएगा, यूट्रस तक लेके जाएगा, एंड यूट्रस। ये 3 मेजर पार्ट्स है, आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनका नेमिंग स्ट्रक्चर भी आ सकता है। द ओवरी प्रोड्यूस मेल जीमेट इज कॉल्ड ओवा, इसको क्या बोला जाता है, जैसे हमने पढ़ा था कि टेस्टिस जो है स्पर्म रिलीज करता है, वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव में ओवरी क्या रिलीज करता है भैया, ओवा रिलीज करता है। ठीक है, जिसको हम एग भी बोल दीजिए, एग भी जनरली बोल देते हैं, या ओवा बोल देते हैं। ठीक है, in human being a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month, मतलब हर महीने क्या होगा, हर महीने क्या होता है, ओवरी डक्ट से वो मतलब ओवरी क्या रिलीज करेगी, ओवा रिलीज करेगी, और जो कि ओवरी डक्ट से होते हुआ जाएगा आपके मतलब हर महीने जो है रिलीज करता रहता है। ठीक है, इसको हम ओवरी साइकिल भी बोल देते हैं, हर मंथ वो रिलीज होता है। तो यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस
जैसे कि मैंने बोला ना कि यहाँ पर ओवरी रिलीज होगा ओविडक्ट से थ्रू, और यहाँ पर जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर मेल और फीमेल के जीमेट्स मिलते हैं और वो फर्टिलाइज या फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। इट मींस ये वो एरिया है जहां पर एक बेबी क्या करता है, अपने लाइफ की पहली जर्नी स्टार्ट करता है, पैदा होना इट मींस शुरू होता है वहां से, ठीक है। तो एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। जैसे हमारा स्पर्म सिंगल सेल था, वैसे ही एग भी एक क्या होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ओवरी का ओवा जो है, ओवम जो है दिखाया गया, एग को दिखाया गया। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपका यूट्रस है वहां पर मेन प्रोसेस होता है, एक लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है इनिशियल फेज में। तो वो किस प्रोसेस से होती है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, युग्मनज भी बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे शुरू होता है, क्या क्या चीजें इनिशियल स्टेज, आप तीनों चीजें पढ़ चुके हो। आपका जो स्पर्म है और ओवम है वो दोनों एक साथ आते हैं, मिलते हैं और फ्यूज होते हैं। फ्यूज का मतलब हो गया मिक्स हो जाना, और उसके बाद कुछ समय में वो फर्टिलाइज, फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस टू रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड अ ओवम। क्या हो गया, जो एग होता है फीमेल एग होगा और मेल जो स्पर्म होगा वो मिक्स हो जाएंगे, इट मींस फ्यूज हो जाएंगे। और व्हेन द स्पर्म कम्स इनटू द कांटेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज विद द एग, और मिलियन ऑफ, जब भी जैसे अभी हमने पढ़ा लाखों जो है रिलीज होते हैं, तो लाखों में से कोई भी एक स्पर्म क्या हो जाएगा, जो ओवा के साथ है वो क्या एग के साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। एंड इन सच फ्यूजन ऑफ द एग and the sperm is called fertilization. It means at which stage जब क्या होगा कि sperm और एग फ्यूज हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, युग्मज बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। जो दोनों सिंगल सेल्स हैं, आपका स्पर्म भी सिंगल सेल है और एग भी सिंगल सेल है, जब दोनों मिलकर फ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वो सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। और दिस इज टू रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, या जिसको जाइगोट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जाइगोट भी बोल सकते हो या फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज इसलिए बोल देते हैं क्योंकि एग और स्पर्म क्या हो चुके हैं, फर्टिलाइज हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, और एक वो नया न्यूक्लियस बन चुका है, तो उसको हम फर्टिलाइज एग्स भी बोल सकते हैं और साइंटिफिक नेम्स में हम उसे जाइगोट भी बोल देंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखो दिखा रखा है, ये आपका ओवरी का ओवा हो गया और स्पर्म जो है मिक्स होके फ्यूज हो गया, देख रहे हो दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्ली। दोनों के अपने अपने सिंगल न्यूक्ली थे ना अभी, और दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे, जब हम उसको फर्टिलाइज एग बोल सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग, जैसे कि यहां पर हमने पढ़ा था, फॉर्म अ मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। तो मदर से क्या आ रहा है, इट मींस फीमेल से क्या आ रहा है, एग आ रहा है, और मेल से इट मींस फादर से क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। सो द न्यू इंडिविजुअल्स इनहेरिटेंस some characteristics from mother and some from father। इसलिए क्या देखते हैं कि जब कोई बेबी होता है तो कहते हैं ना कि यार इसकी शक्ल मम्मी पे गई है, यार पापा पे गए हैं, इसकी हरकतें पापा पे गई है। तो इट मींस वो किसकी वजह से हो रहे हैं, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है वो मदर और पेरेंट से आ रहा है, उनके एग से और उनके स्पर्म से। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक मदर के कैरेक्टर्स आ रहे हैं या फादर के कैरेक्टर्स आ रहे हैं। Look at your brothers and sisters, see if you can recognize some same characteristics of them, the similar those of yours या other of your families। जब आप अपने भाइयों को या अपने चाचा भतीजा या किसी को देखते हो तो कुछ कुछ कैरेक्टर, उनकी शक्ल, उनका कलर, उनकी हाइट, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने ब्रदर्स के क्या कैसे दिखाई देते हैं, सिमिलर दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि वो भी आपके रिलेटिव्स के ही बच्चे हैं या आपके मम्मी पापा के ही बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप ही के उन्हीं से आए हैं, ठीक है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब बॉडी के अंदर होगी तो वो इंटरनल होगा, और जब वो बॉडी के बाहर होगी तो उसे एक्सटर्नल बोलेंगे। इंटरनल मतलब अंदर, है ना, और एक्सटर्नल मतलब बाहर।
अब हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऑक्योर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग एंड हैन। बहुत सारे इसमें एग्जांपल दे दिए आपको। इट मींस एक ऐसा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो एक ह्यूमन बॉडी के, इट मींस फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, उसे हम इंटरनल बोलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जो ह्यूमन बीइंग्स है, काउ है, डॉग्स है और हैंड्स है। और जो एक्सटर्नल होता है वो किस में होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच द फ्यूजन ऑफ द मेल और फीमेल जीमेट्स टेक प्लेस outside the body of the female is called external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish और etc. जैसे कि मेंढक वगैरह। ठीक है, तो क्या करते हैं ये, इनके फीमेल जीमेट्स और मेल जीमेट्स जो है वो दोनों क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट में, और इनकी जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो बाहर ही होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बाह्य युग्मनज या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना? टेस्ट ट्यूब जैसे कि हाँ आप लोग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हो ना, कुछ ऐसी परख नली बोलते हैं ना, परख नली होती है शीशे की ट्रांसपेरेंट, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी ही क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि मेल और फीमेल जीमेट्स को बाहर बॉडी के बाहर फ्यूज किया जाएगा, तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी होता है कि फीमेल जीमेट्स को यहाँ फीमेल जीमेट्स और मेल जीमेट्स को क्या किया जाता है? बॉडी के बाहर फ्यूज किया जाता है। इट मींस जो पहला इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो अंदर ना कराकर बाहर करा के, और उसके बाद एक किसी भी फीमेल बॉडी के यूट्रस में डालकर उसको आगे का प्रोसेस कराया जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इनिशियल स्टेज यहाँ किया जाता है, इसलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ठीक है, तो बूझो एंड पहेली आप लोगों के एनसीईआरटी का सबसे फेमस कैरेक्टर्स हैं ये बूझो और पहेली। तो बूझो एंड पहेली, टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन, उन्होंने कुछ ऐसे औरतों के बारे में बूझो और पहेली के क्लास में डिस्कशन हुआ था कि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी ओविडक्ट्स आर ब्लॉक, उनके क्या हो जाते हैं? ओविडक्ट्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। इट मींस ओवरी रिलीज तो कर रहा होगा, लेकिन वो ओवरी डक्ट ब्लॉक होने की वजह से वो कहां तक नहीं जा रहा है? यूट्रस तक नहीं जा रहा है। तो यूट्रस तक नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे? वहां पर फर्टिलाइज नहीं होगा, तो उसका इनिशियल फेज हम यही कर लेंगे परख नली में, और उसको क्या कर देंगे? यूट्रस में जाके प्लांट कर देंगे। तो उसी को अब देखा हुआ यहाँ पर समझाएगा। दीज वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज because the sperms cannot reach the egg, and for fertilizer in such case doctors collect freshly released egg and sperm that keep them together for a while, मतलब कुछ देर के लिए उनको इकट्ठा रखा जाता है एक साथ किसी टेस्ट ट्यूब्स में फॉर आवर्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर आईवीएफ। इनको क्या बोलते हैं? आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जैसे आजकल बहुत ट्रेंडिंग है क्योंकि साइंस थोड़ा सा ज्यादा ही एडवांस हो चुका है। तो पहले क्या होता था कि जो महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं दे पाती थी तो उनको बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशंस को फेस करना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो चुका है? साइंस एडवांस हो चुकी है, तो अब वो भी क्या कर सकते हैं? आईवीएफ के थ्रू अपने बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑल्सो, है ना। इन केस फर्टिलाइजेशन ऑक्योर, the zygote is allowed to develop for about a week and then it's placed in the mother's uterus। क्या हो गया? फर्स्ट इनिशियल जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें जाइगोट बनता है, उसको जाइगोट जैसे ही बना और उसको हमने कहाँ प्लांट कर दिया? मदर के यूट्रस में कर दिया, और कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। जैसे कि सिर्फ इनिशियल स्टेज जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसको हम करने के लिए टेस्ट ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं, और इट मींस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है, या फिर इन आईवीएफ बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, babies born through this technique are called test tube babies, and this term is actually misleading because babies cannot grown in test tube। बस इसको
टेस्ट ट्यूब में तो एक बेबी नहीं हो सकता ना, इतनी छोटी सी होती है, और उसको एक सफिशिएंट एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता, इसलिए उसको इनिशियल स्टेज को यहाँ कर लिया जाता है और बाकी उसको फीमेल बॉडी में प्लांट कर दिया जाता है। तो देखो एक इनिशियल स्टेज यहाँ पर बता रहा है कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। अब हमने उसका इनिशियल स्टेज कर लिया, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो को हम बोलते हैं युग्मज या बीज भी बोलते हैं, साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं प्लांट की भाषा में, और इसको या फिर युग्मज भी बोल सकते हो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जो फर्टिलाइजेशन के बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें क्या रिलीज होता है? आपका जायगोट बनता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट व्हिच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो। तो जायगोट बनकर क्या बनता है? एक युग्मज बनता है। इट मींस एक छोटा बीज, बीज प्लांट्स कहाँ से बनते हैं? बीज से बनते हैं। वैसे एक छोटा बेबी कहाँ से बनेगा? एम्ब्रायो से बनेगा, उसी एक छोटे इनिशियल स्टेज बेबी से बनता है। द जायगोट्स डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। क्या करता रहता है जायगोट? रेगुलरली वो क्या होता रहता है? डिवाइड होता रहता है। इट मींस एक तरीके से ऑर्गेनल्स बनते रहते हैं एक बेबीज का, तो वो बार बार क्या होता रहेगा? रिपीटेडली एक सेल बॉल ऑफ सेल्स में बदलता रहेगा। The cell then begin to form a group and then develop into a different tissue। और क्या बन जाते हैं वो बॉल ऑफ सेल्स मिलकर एक डिफरेंट बहुत डिफरेंट टिश्यू बनकर और मिलकर एक ऑर्गन, इट मींस एक छोटे से बेबी का निर्माण करते हैं। एंड द ऑर्गन्स ऑफ दिस बॉडी, दिस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रायो। और इसी स्ट्रक्चर को या इसी साइकिल को हम क्या बोल देते हैं? मतलब इसी जो नया एक बेबी का स्ट्रक्चर जो बना, बॉल ऑफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू जो बना, उसको हम क्या बोल देंगे? एम्ब्रायो बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है, जैसे देखो ये आपका स्पर्म हो गया मेल जीमेट्स, और ये आपका फीमेल जीमेट्स हो गया है ना, ओवा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों मिल गए, दोनों फर्टिलाइज हो गए, और क्या बना दिया? फर्टिलाइजेशन के बाद एक स्टेप आ गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जाइगोट के बाद क्या बन रहा है? सेल बॉल्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। तो वो 4 सेल बॉल्स हो सकते हैं या और भी हो सकते हैं, वो डिराइव होते रहेंगे मल्टीपल सेल बॉल्स में, और वो क्या निर्माण करेंगे? एक टिश्यू का निर्माण करेंगे, जिसको हम यहाँ पे मोरुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरुला। जो अब धीरे धीरे देख रहे हो कि एक नॉर्मल एक बेबी का स्ट्रक्चर ले रहा है, जिसको हम ब्लास्टोसाइट्स सिस्ट भी बोलते हैं। सिस्ट मतलब एक तरीके का पत्थर, सिस्ट मतलब एक क्या होता है? एक पत्थर नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बनने के बाद एक छोटा सा इनिशियल बेबी का फेस आ जाता है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, जो लगभग 4 से 5 हफ्ते बाद का स्ट्रक्चर होता है। मतलब जब फर्टिलाइज होता है और उसके बाद से यहाँ एक इनिशियल बेबी के बनने तक वो कितने वीक्स का समय लगता है? लगभग 4 से 5 वीक्स का समय लगता है एक फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जैसे देखो यहाँ पर दे रखा है, हाँ, इट्स ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आईज, ईयर्स। मतलब जो इनिशियल आपके सेंस ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रायो इन विच द ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फ्यूटस। इट मींस एक 4 से 7 हफ्ते के बाद जो एक नॉर्मल जो सबसे इनिशियल बेबी बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फीटस, या भ्रूण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? भ्रूण बोल देते हैं, ठीक है। तो फीटस, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, द मदर गिव्स द बर्थ टू द बेबी एंड ह्यूमन बेबी बर्थ इन 9 मंथ। ये तो आपको पता ही होगा। तो जब ये फीटस कंप्लीटली ग्रो हो जाता है, इट मींस एक लेग हो गया, हेड हो गया, आईज हो गए, जितने भी सेंस ऑर्गन्स है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई एक जो है 9 मंथ का पीरियड लगता है उसको कंप्लीटली ग्रोन होने में, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? एक कंप्लीट ह्यूमन बेबी जो है बन चुका है। एक एग्जांपल भी दे रखा है, वो तो हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में, ह्यूमन बेबीज के बारे में पढ़ लिया, कि यहाँ पर हैन का एग्जांपल दे रखा है कि एक नॉर्मल हैन भी जब एग देता है, इट मींस उसका जो एम्ब्रियो बनना शुरू होता है उसको लगभग 3 हफ्ते लगते हैं, और 3 हफ्ते तक क्या होता है कि जो आपका
मुर्गी होती है उसको नरिश करते रहते, वो उसको एक कंप्लीट एनवायरनमेंट देती है, उस पे वो लगभग 3 हफ्ते तक उसको हैव बीन सिटिंग ऑन द एग प्रोवाइडेड द सफिशिएंट वार्मथ, उसको एक सफिशिएंट गर्मी देती है ताकि वो एक जो उसका एम्ब्रियो है वो अच्छे से क्या हो सके, डेवलप हो सके, और जिसमें वो एग में एक छोटा सा एग जो हैन है वो बन जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ ही लिया है। अब देखिए, अब जो ये आपका फिगर दे रखा है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी दे रखा है, जो आपने अभी यहाँ पर एक छोटे से स्ट्रक्चर को पूरी स्टेप टू स्टेप समझा था, उसको सिंपल 3 स्टेप में समझाया है कि यहाँ पर आपको जो है ओवरी जो है वो ओवा रिलीज करता है, और आपका ये देखो आईवीएफ के समय में क्यों क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, जब ये ओविडक्ट जो है रिलीज करके इसके ओवरी जो है स्पर्म के साथ क्या नहीं हो पाता, फ्यूज नहीं हो पाता, तो ये ओवरी डक्ट जो है क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तब हमें आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो ओवरी जो है ओवा रिलीज कर रहा है, और आपका स्पर्म जो है इसमें आकर क्या हो गया, फ्यूज हो गया, और फ्यूज होने के बाद क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट का देखो यहाँ पर बी स्ट्रक्चर में देखा बॉल ऑफ सेल्स, जो बॉल ऑफ सेल्स मल्टीपल लेयर्स बना के टिश्यू बनाते हैं। फिर उसके बाद एक ये आपको ये यूट्रस का एक रियल इमेज दिखा रखा है कि एक मदर का जो वॉर्म होता है, कोक होती है, वो यूट्रस का सबसे बाहरी पार्ट होता है। तो जैसे जैसे इसमें जो आपका एम्ब्रॉयो है जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, फीटस फीटस में कन्वर्ट होगा, एक छोटा स्मॉल बेबी बनेगा, और स्मॉल बेबी की जब धीरे धीरे ग्रोथ होती है तो ये वॉर्म का साइज जो है क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब आता है आपका कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक नॉर्मल बेबी को जन्म ना देकर अंडे देते हैं, या जो बेबी को जन्म देते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो देखो 2 तरीके के एनिमल्स होते हैं जो 2 तरीके से अपने बच्चों को जन्म देते हैं। पहला है वीवी पैरस और दूसरा है ओवी पैरस। ठीक है, ओ देखो अंडे जैसा लग रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एग देते हैं, और वी जो है थोड़ा सा विक्ट्री जैसे साइन लग रहा है, बेबी है, मतलब इसको सिंबलाइज कर सकते हैं अपने याद करने के तरीके से। द एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड बेबी पैरस। ऐसे जीव जो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, एग ना देकर सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेबी पैरस, या मादा भी कहते हैं, है ना, जो मादा जानवर होते हैं। ठीक है, और जस्ट लाइक डॉग्स, काउ, कैट, अपने आप सराउंडिंग्स में भी देखते हो। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स। क्यों? क्योंकि ये अंडे नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वीवी पैरस बोला जाता है। और दूसरे दोज एनिमल विच ले एग्स आर कॉल्ड ओवी पैरस, और जो अंडे देते हैं उनको क्या बोला जाता है, ओवी पैरस। फॉर एन एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक, टर्टल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके आजू बाजू में भी। ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हो। जैसे बर्ड्स तो बहुत सारे, मैक्सिमम बर्ड्स जो है क्या करते हैं, एग्स ही देते हैं, तो दे आर ओवीपेरस। तो वीवीपेरस ओवीपेरस में आप अंतर समझ गए। अब एक लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार जो है ना आपके पेपर में फुल डायग्राम के साथ आ जाता है विद नेमिंग स्ट्रक्चर कि लाइफ साइकिल बनाओ फ्रॉग का। ठीक है, शायद पहले भी आ चुका होगा आप लोगों में, तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब यंग वंस टू एडल्ट, एक छोटे से नवजात शिशु से, इट मींस इन्फेंट बेबी से एक एडल्ट बनने तक के प्रोसेस को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट साइकिल होता है मेंढक का, इसलिए इसको दिखाया गया है। ठीक है, अ न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और हैच फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। क्या होता है, एक अंडे का उत्पन्न, मतलब एक अंडा दिया, अब उस अंडे में एक जीव का उत्पन्न होना, और उससे एक टेडपोल या उससे एक हैन का, एक एग से एक नए यंग वंस का निकलना, उस पूरी प्रोसेस का, और उस यंग वंस का एक एडल्ट तक बनना क्या कहलाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे बी लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब देखो क्या कह रहा है कि कभी कभार क्या होता है, जो यंग वंस होते हैं वो बचपन के एग से, मतलब उनका बचपन की शक्ल और बड़े होने के बाद वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। इन सम एनिमल्स यंग वंस मे बी लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स, है ना, वो बहुत यंग वंस, जैसे ये मेंढक हो गया और ये अर्ली टेडपोल हो गया, इसमें कितना डिफरेंस है, शक्ल सूरत ही नहीं मिल रही। लेकिन इंसानों का देखोगे, पैर, शक्ल, हाथ, सब कुछ सेम होता है, बस थोड़ी सी शक्ल का शेप चेंज होने की वजह से वो थोड़े से डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है,
The transformation of the larva into the adult through the drastic change is called metamorphosis. इसको क्या बोला जाता है? एक अंडे से एक अचानक से बदलाव होने वाले एक अंडे से लेकर एक फ्रॉग तक के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है इसमें? बहुत तेजी से उसकी शक्ल सूरत में बदलाव आते हैं, इसलिए इस ड्रास्टिक चेंज प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो जैसे सबसे पहले मेंढक ने क्या दिया? अंडे दिए, अंडे में से क्या निकला? एक अर्ली टेडपोल निकला, है ना। टेडपोल क्या होता है? एकदम आप ये आपके इसके 4 पैर होते हैं, टेडपोल जो है ऐसे लगता है कि सांप की तरह वो चल रहा है ना, बिल्कुल काला काला होता है। अब ये टेडपोल जो है वो धीरे धीरे ग्रो होता है, अर्ली लेट टेडपोल बनेगा, और फिर कुछ ही समय में वो अचानक से किस में चेंज हो जाता है? एडल्ट फ्रॉग में चेंज आता है। तो इसकी शुरुआत की शक्ल और बाद की शक्ल में कितना डिफरेंस है ना। तो इसी ड्रास्टिक चेंज, इसी साइकिल को हम क्या बोल देते हैं? मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि आप अपने बचपन की शक्ल की फोटो देखो और अभी की देखो, कितना ज्यादा शक्ल में चेंज है ना। एक वो अर्ली फेज का बच्चा जो एकदम 9 महीने तक पानी के बीच मतलब पानी में फूलता रहता है, उसकी शक्ल तो 6 महीने में पता नहीं कितनी बार बदलती है, और जब वो बड़ा होता है अचानक से एकदम ड्राई फेस हो जाता है, सूखा सूखा, और बहुत सारी चीजें। वो तो एडल्टहुड मतलब कि एडोलसेंस की वजह से भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए अगला है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हमारा लास्ट एंड बट नॉट द लेस्ट हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, जिसमें क्या होता है? किसी भी एक पेरेंट की जरूरत है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसमें बहुत सारे मेजर जो एग्जांपल्स हैं जो पूछे जाते हैं, उसमें आपका पहला हाइड्रा आता है और दूसरा है अमीबा, जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक प्लांट है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा वर्ड आता है, इन ईच हाइड्रा देयर आर मे बी द वन और मोर बल्ब्स। क्या होते हैं उसमें? एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं? बल्ब्स होते हैं। बल्ब को हम एक तरीके से जैसे फूल होता है, फूल का इनिशियल जो पौधा होता है, फूल की जो इनिशियल कली होती है, उसको भी हम बर्ड्स बोलते हैं। तो दीज बल्ब्स आर डेवलपिंग अ न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। उनको क्या बोला जाता है? बर्ड्स बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब है और ये बड़ा होकर क्या बन गया? एक बर्ड बन गया, और ये बर्ड्स क्या होंगे? धीरे से गिर जाएंगे और एक नया जो है प्लांट बन जाएगा। उसको यहाँ पर देखो बताया गया है, द प्रोसेस of the birds in yeast in hydra to the new individuals develop outgrowth from the single parents. This type of reproduction in which only single parents is involved is called asexual reproduction. ये तो हमने इनिशियल में ही बता दिया कि asexual reproduction में क्या होता है? कोई भी एक सिंगल पेरेंट होगा और वही जो है अपने यंग वंस को जन्म दे देते हैं। Since new individuals develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. एक सिंगल बर्ड से एक नया प्लांट बन गया, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? बर्डिंग। आपने देखा होगा जब भी आईएनजी वर्ड यूज हो जाता है ना, तो वो क्या बताता है? एक प्रोसेस को बताता है, जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, या साइंटिफिक या बर्डिंग वगैरह जो आ जाता है। तो बर्ड से एक नया इंडिविजुअल्स बन गया, तो इसलिए हम उसको क्या बोल दिया? बर्डिंग, है ना। अब अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और काफी बार इसका विद स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है। तो ये आप जरूर याद रखना कि बाइनरी फिजन के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो अमीबा, अमीबा एक क्या है? सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनेल है। तो अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अमीबा। आपने कई बार अमीबा का नाम सुना है। ये सिंगल सेल्यूलर मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके बारे में काफी बार पूछा जाता है। ये क्या करता है? अपनी बॉडी को 2 टुकड़े में बांट देता है। जब भी ये वर्ड आता है, बाय आता है, चलो अभी हम आगे पढ़ लेते हैं तब समझा देते। इट्स बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन by the division of its nucleus into two nuclei। क्या करता है ये? अपने केंद्रक को, अपना जो
केंद्रक है, न्यूक्ली है, उसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है दो न्यूक्लियस में, है ना, किसमें, अपने न्यूक्लियस को कितने टुकड़ों में बांट देता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में बांट देता है। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, और वो दोनों जो न्यूक्ली है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सेपरेट होकर एक नया बॉडी बना लेते हैं। तो ईच पार्ट रिसीविंग nucleus and finally two amoeba are reproduced from a one parents amoeba is। तो इसमें क्या हो गया, एक ये अमीबा था, इसका एक न्यूक्लियस था और वो धीरे धीरे दो न्यूक्ली में बदल गया, और धीरे धीरे जो ये दो न्यूक्लियस है वो दो नई बॉडीज में बदल गई, और दो नई बॉडी से एक दो सेपरेट नई अमीबा बन गए। ठीक है, एक बॉडी से दो नए सेपरेट अमीबा बन गए। तो दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड बाइनरी फिजन। जब भी बाई वर्ड आ जाता है तो बाई का मतलब ही क्या होता है, टू होता है। क्या होता है, टू। जैसे कि मैथ्स में आपने पढ़ा बाइसेक्टर मतलब दो सेक्टर्स, आपने साइंस में फिर पढ़ा बाइनोक्यूलर, जो आपके दूरबीन्स होते हैं उसमें दो लेंस होते हैं ना, बाइफोकल दो चश्मे वाले। तो बाई जब भी आ जाता है इसका मतलब दो होता है। तो अमीबा किस तरीके का रिप्रोडक्शन करता है, बाइनरी फिजन करता है, अपने बॉडी को दो टुकड़े में बांटता है। साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और इसके साथ साथ आप अपने एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और अगर इसके अलावा आपको कोई वर्कशीट चाहिए तो वो हमारे BS2 के एजुकेशनल ऐप पर मिल ही चुका है, क्योंकि हमने आपको 0 to हीरो, इट मींस बेसिक टू हाई लेवल, आपको सारी चीजें बता दी हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।